नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी आपका डीएम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा फलन यानी कि फंक्शन। फलन यानी कि फंक्शन। तो सीधे मैं फलन की परिभाषा पर आने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक के बारे में बताना चाहूंगा कि जो कि अपने हर जगह काम में आते हैं। उन बेसिक के बगैर अपने अगर फलन की सीधे बात करते हैं तो आगे जाके अपने को बहुत हार्डली वो लगेगा। तो सारे बेसिक मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, या फिर मैं यूँ कहना चाहता हूँ, मैं सारे बेसिक आपके साथ रीशेयर करना चाहता हूँ। रीशेयर का मतलब है आप सभी को वो सारी बातें आती है, लेकिन फिर भी मैं उनको वापस से एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आने वाले वीडियो में आप ये नहीं कहो कि सर ये तो हमें करवाया नहीं था या ये हमें नहीं आता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से ये चाह रहा हूँ कि आपको एकदम से नीचे इस तरह से ऊपर लेके जाया जाए। इसलिए मैं एकदम से लो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अपने सबसे पहले सम बेसिक या कुछ बेसिक की बात करते हैं। तो उन बेसिक में अपना नंबर फर्स्ट, एक नंबर पे अपने आता है कि अंडर रूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अंडर रूट क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी अंडर रूट जो है वो सदैव ही क्या रहता है? धनात्मक रहता है। तो अंडर रूट सदैव धनात्मक रहता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। जैसे कि इसके ऊपर मैं देखना चाहूँ, ऐसे अपने ये कह सकते हैं अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 की वैल्यू हमेशा ही कितनी होगी? +4 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपको ये नहीं देखना है कि अंडर रूट 16 की वैल्यू +4 ही होती है, -4 कभी भी नहीं होती है। तो फिर अपने माइंड में ये आता है कि अपने जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे थे कि अंडर रूट 16 मैं लिख दूं x² = 16। x² कितना है? 16 है। तो उस कंडीशन में अपने लिखते थे x की वैल्यू जो है वो -4 भी है और +4 भी है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे अपना लॉजिक क्या है कि हमने जब x² से x की वैल्यू निकाली है तो दोनों साइड अंडर रूट लगाया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब दोनों साइड अंडर रूट जब लगाया जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ आगे प्लस माइनस आ जाता है। अब ये प्लस माइनस तो अंडर रूट के बाहर ही रह गया, इस 16 की जगह क्या आया? अपना 4 आया है। तो उस कंडीशन में अपने ये लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ जाती है? +4 और -4। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि अंडर रूट जो है, ये अंडर रूट जो है ये सदैव ही पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ये कभी भी माइनस में नहीं होता है। इस बात का अपने को खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंडर रूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी अंडर रूट जो है वो एक धनात्मक राशि है और हमेशा ही धनात्मक मान ही देगा, कभी भी ये माइनस में मान नहीं देगा, यानी ऋणात्मक मान इसमें कभी भी नहीं आ सकता है रूट के अंदर। इस बात का अपने को खास ध्यान रखना है। सेकेंड अपने बात करते हैं कि अंडर रूट का अस्तित्व कब कब होता है। तो अंडर रूट का अस्तित्व तभी होगा जब अंडर रूट के अंदर वाली संख्या, यानी मैं fx लिख दूं, तो अंडर रूट fx तभी विद्यमान होता है जब fx क्या हो? अपना > 0। ठीक, यानी अपने ये बात करते हैं कि अंडर रूट के अंदर fx यानी अंडर रूट के अंदर चाहे कुछ भी संख्या आ जाए, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? जो है वो > या = 0 होनी चाहिए, यानी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अंडर रूट में जब भी माइनस के नंबर आ जाते हैं, यानी नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, उनको अपने बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी हम फलन की बात करते हैं तो रियल में हम फलन न पढ़ करके क्या पढ़ रहे होते हैं? रियल में हम रियल जो फंक्शन है वो पढ़ रहे होते हैं, वास्तविक फलन के बारे में ही अपने बात करते हैं, उसमें अपने इमेजिनरी फंक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो ये बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है कि अंडर रूट तभी विद्यमान होता है जब इसकी वैल्यू क्या हो? अंडर रूट के अंदर वाली संख्या हमेशा 0 के इक्वल या उससे बड़ी हो। अब ये सब बातें अपने क्यों कर रही हैं? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर बाय द वे क्वेश्चन आ जाए कि अंडर रूट x + 5, ठीक है, कि अंडर रूट x + 5 जो है वो कब विद्यमान होगा? क्या मैं लिख देता हूं y = अंडर रूट x + 5 है। तो उस कंडीशन में आपको ये कहा जाए कि आप y के प्रांत ज्ञात करो। प्रांत का मतलब होता है वो नंबर जो अपने इसके अंदर रखने पर ये हमेशा विद्यमान रहे, यानी कोई काल्पनिक नंबर नहीं आए, या इसके विद्यमान होने के लिए x की जगह अपने क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो वहां पर अपने को ये प्रॉपर्टीज काम में लेनी है कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होगी तो अंडर रूट तभी जिएगा जब अंदर वाली संख्या क्या हो? अपने 0 से बड़ी हो। तो अपने ये लिख सकते हैं x + 5
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगर x प्लस 5 0 से बड़ा है तो x क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5। तो ये अपना x का प्रांत आ जाता है। तो ये बेसिक अपने को ध्यान रखना चाहिए। पहला हमने क्या बात की कि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो सदैव ही क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। अंडर रूट जो भी मान देता है वो हमेशा ही क्या देता है, एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। उसके अलावा दूसरा हमने बात की है कि अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो भी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर कुछ भी नंबर आया या नेगेटिव नंबर आया तो इमेजिनरी हो जाएगा। और जब अपने फंक्शन यानी फलन की बात करते हैं तो रियल में हम फलन नहीं पढ़ रहे होते, फलन की बजाय हम क्या पढ़ रहे होते हैं, वास्तविक फलन पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें अपने इमेजिनरी की बातें नहीं करेंगे। तो ये 2 पॉइंट अपने क्लियर हुए। अब मैं आता हूं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट के अंदर अपने देखना चाहते हैं कि एक में x की वैल्यू रख देता हूं कि चरघातांकीय जो फलन होते हैं, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, इस टाइप के जो फलन हैं ये सारे भी क्या होते हैं, अपने ग्रेटर देन 0 होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये जो लिखा है मैंने x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x जो है इसको अपने बोलते क्या है, धनात्मक बोलते हैं, लेकिन रियल में ये अऋणात्मक है। क्या है, अऋणात्मक। जबकि x ग्रेटर देन 0 होता है वो क्या होता है, अपना धनात्मक होता है। लेकिन नॉर्मल भाषा में अपने इसको भी धनात्मक ही बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन रियल में ये क्या है, अंदर आंतरिक रूप से इसको देखा जाए या इसके भाव को देखा जाए तो ये एक अऋणात्मक संख्या है। अऋणात्मक यानी माइनस नहीं है, लेकिन 0 इसमें शामिल है। जबकि ये क्या है, ये प्योर पॉजिटिव नंबर है, शुद्ध धनात्मक संख्या है, इसको शुद्ध धनात्मक संख्या बोलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों तो क्या थी, अऋणात्मक संख्या थी। यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगाया है, यहाँ भी मैंने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगाया है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, ग्रेटर देन 0 लगाया है। ये क्यों लगाया है, ये इसलिए लगाया है कि बाय द वे आप अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, करते करते लास्ट में आपके ये आ गए 2 की पावर x इज इक्वल टू -1। ऐसा अगर कहीं पर भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, करते हुए आपके अंदर एक स्टेप आ जाता है x इज इक्वल टू -1, तो आपको वहां पर तुरंत लिख देना है कि नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर x तो क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, लेकिन इसने तो माइनस का दे दिया, इसलिए इसके नो सॉल्यूशन होंगे। इसी टाइप से अगर मैं ये कह दूं 2 की पावर x इज इक्वल टू 0, तो भी आपको क्या लिखना है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो 0 भी नहीं हो सकता। ये दोनों 0 हो सकते थे, लेकिन वो 0 भी नहीं हो सकता है, वो प्योर पॉजिटिव नंबर है, यानी हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ जाए तो क्या इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हाँ, अब ये आगे सोल्व होगा। इसको आगे सोल्व करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, या तो अपने लॉग ले सकते हैं, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर x, 1 को मैं लिख देता हूं 2 की पावर 0। अब दोनों में बेस यानी कि आधार समान है। अब बेस समान है तो पावर यानी घात भी क्या होगी, समान होगी। तो देन अपने क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो थर्ड पॉइंट अपने को ये ध्यान रखना है कि जितने भी चरघातांकीय फलन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव भी कौन से, प्योर पॉजिटिव। जबकि ये क्या थे, ये नॉन नेगेटिव थे। जिनको अपने पॉजिटिव बोल रहे थे वो रियल में क्या है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं फोर्थ पॉइंट जो अपना है उसके बारे में अपने बात करते हैं। अगर x की पावर अपने सम आ जाए, जैसे x स्क्वायर लिख दूं, x की पावर 4, x की पावर 6, ये सारे जो होते हैं जिनको अपने बोलते हैं कि x की घात क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, यानी 2 1 आ जाए, तो उस कंडीशन में ये भी क्या होते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होते हैं। ये भी अपने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इनका भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता है पावर सम होते ही सारे मान वो पॉजिटिव आ जाएंगे, नेगेटिव उसमें रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट अपने इसके बाद अपने देखते हैं, एक अपना फलन होता है मॉड्यूलस फलन या मोड फलन, या इसको कह सकते हैं अपने मापांक फलन। ठीक है, तो मापांक में क्या होता है, ये भी हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसका भी आपको खास ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का मापांक आ जाए वो हमेशा ही क्या होगा, 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। वैसे अपने देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है,
तो मापांक को अगर समझना चाहें तो हमें पता है मापांक हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। यानी जो पहले से अगर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, या फिर मैं ये लिख देता हूं, अगर x जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, तब तो ये इसको ऐसा रख देगा। और अगर x की वैल्यू 0 से कम है, यानी अगर नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव के आगे ये क्या करेगा, एक माइनस और लगा देगा। तो माइनस लगने की वजह से वो क्या हो जाएगा, अपना पॉजिटिव बन जाएगा। वापस से सुनना, x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। जैसे मैं मान लूं कि x इज इक्वल टू -2 है, तो अगर मैं -2 की का मॉड्यूलस निकालूं, तो ये चूंकि ये नेगेटिव है यानी 0 से कम है, तो इसके आगे एक माइनस और आ जाएगा, तो वो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो अपने को ध्यान रखना है मॉड्यूलस यानी मापांक फलन हमेशा ही क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। वापस से देखिएगा, सबसे पहले हमने बात की अंडर रूट हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अंडर रूट के अंदर सोल्व करने पर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। सेकंड हमने बात की कि अंडर रूट के अंदर वाली अगर संख्या देखें तो वो हमेशा ही क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 से छोटी होगी तो वो अपने इमेजिनरी नंबर देगी। जबकि फंक्शन में अपने बात करें तो हम नाम केवल इसका फंक्शन है, लेकिन हकीकत यह है कि हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, वास्तविक फंक्शन होता है ये, इसमें काल्पनिक को जगह नहीं दी गई है। और यहाँ पर हमने प्रांत की बात की, उसके बाद हमने बात की जितने भी चर घातांकीय फलन होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। इसके अलावा वे संख्याएं जिनकी पावर सम हो वो भी कैसी होती है, अपनी 0 से बड़ी या धनात्मक संख्या होती है। फिर मॉड्यूलस फलन होता है, वो भी कैसा होता है, अपना धनात्मक फलन होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि अगर कोई भी दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याएं जो है, धनात्मक संख्याओं दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं का योग भी धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का योग भी क्या होता है, धनात्मक होता है। ये बात अपने को हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं ये लिख दूं कि अंडर रूट यू प्लस, धनात्मक ना होकर दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं का योग 0 हो, मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा, धनात्मक संख्याओं का योग 0 हो तो वे सभी या वे प्रत्येक 0 होगी, वे प्रत्येक 0 होगी। जैसे मैं लिख दूं कि अंडर रूट यू, क्योंकि हमें पता है यू चाहे कुछ भी हो वो अंडर रूट के अंदर है, यानी कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। या यूं कह सकता हूं अंडर रूट जो हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। दूसरा मैंने लिख दिया v का स्क्वायर, v यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे उसका स्क्वायर करेंगे कैसी वैल्यू आएगी, अपने पॉजिटिव वैल्यू आएगी। थर्ड में लिख देता हूं अपने मापांक w। अब w है वो भी मोड के अंदर है, तो ये भी कैसी वैल्यू हुई, पॉजिटिव वैल्यू हुई। तो इन तीनों पॉजिटिव वैल्यू का अगर इनकी वैल्यू अगर 0 है, तीनों का सम किया जाए, तीनों को जोड़ा जाए, जोड़ने पर अगर 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में अपने ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर u भी कितना होगा, 0 होगा, v भी कितना होगा, 0 होगा, और w भी कितना होगा, 0 होगा। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको अपने को एकदम से ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करें, एग्जांपल, जैसे कि मैं ये लिख दूं अंडर रूट x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपना कोई फलन है, ठीक है। तो आपको ये कह दिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू फाइंड करो। अपने को क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है। जबकि अपने को दे रखा है अंडर रूट x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में अपने ये देखते हैं ये अंडर रूट की वैल्यू है, तो ये हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और ये भी पॉजिटिव होगी। लेकिन अभी हमने बात की इन दोनों का सम यानी प्लस करने पर कितना आ रहा है, 0, तो ये दोनों अलग अलग भी क्या होगी, 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू भी कितनी होगी, 0, यानी ये भी 0 और ये भी 0। उस कंडीशन में यहां से अगर मैं x की वैल्यू देखूं कितनी आई, प्लस 1, और यहां से x की वैल्यू कितनी आई,
-1। ओवरऑल मैंने इसका आंसर लिख दिया है नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं। तो ये कोई हल नहीं क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर अपने दो मान आ गए, x की वैल्यू 1 भी है और -1 भी है। एक ही चीज दो वैल्यू नहीं ले सकती है, x की एक साथ डबल डबल वैल्यू नहीं हो सकती है। फिर अपने माइंड में आता है कि हमने तो ये पढ़ा होता है, इसको मैं रख कर देता हूं। हमारे माइंड में ये आता है कि हमने तो ये पढ़ा होता है, जैसे मान लेते हैं x² = 4 है, तो उस कंडीशन में x² - 4 = 0। अगर ये 0 है तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 4 मुझे यहाँ पर 4 न दिख कर क्या दिख रहा है, 2 की पावर 2 दिख रहा है, और मुझे यहाँ a² - b² दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार प्लस में और एक बार क्या आएगा माइनस में, = 0। तो उस कंडीशन अपने लिखते हैं x + 2 = 0 या x - 2 = 0। इससे अगर x की वैल्यू निकालूं कितना आएगा, -2, या x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। तो अपने लिखते थे x = -2 और 2, लेकिन ये तो अपने लिखते थे, ये तो अपना सही है, फिर ये गलत क्यों है? तो उसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर हमने बीच में क्या लगाया है, या का मतलब है दोनों में से कोई एक ले ले, ठीक है। और का मतलब क्या है, दोनों वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पर इसकी जगह 2 रखूं, ये अपने फंक्शन है, मैं यहाँ रख देता हूँ, या इसमें मान लेता हूँ, इसमें रखा, इसको रख कर देता हूँ। इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर 2 रखूं, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर दोनों जगह मुझे x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2, तो ये 2 + 2 कितना बन गया, 4। लेकिन ये 2 - 2 कितना हो गया, 0। 0 4 से मल्टीप्लाई होते ही पूरा क्या हो गया, 0। ये इसकी इनको अपने संतुष्ट कर रहा है। दूसरा -2 रखता हूं, तो -2 रखते ये 0 हो जाएगा, फिर ये चाहे कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होते ही क्या हो गया, 0। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर मैं 1 रखता हूं, तो 1 रखने पर ये तो 0 होगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। अब इसमें तो जुड़ रहे हैं, वहां तो मल्टीप्लाई था, पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 नहीं होगा, यहाँ कोई ना कोई नंबर आएगा। यहाँ कितना आएगा, जैसे मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 = 0 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अपने को कॉन्सेंट्रेट यहाँ करना है, इस और या इनमें अंतर देखना है कि x की वैल्यू -2 या +2 हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 1 और -1 नहीं हो सकती। और या में अपने को अंतर देखना है, ठीक है। तो इसमें अपने को ध्यान रखनी है ये बात। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं इनइक्वालिटीज के बारे में, इसको मैं रख कर रहा हूं। आप लोग साथ साथ में इनको लिखते रहिएगा, ताकि आपके एक तरीके से नोट्स टाइप में ये तैयार हो जाए। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, अभी मैं केवल बेसिक बता रहा हूँ, इनमें अगर कोई बात आपके नहीं भी समझ में आ रही है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों के ऊपर अपने विस्तार से समझेंगे। अभी मैं केवल फलन पे सीधे इसीलिए मैं नहीं आया, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि मैं आपको पहले बेसिक क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बेसिक जो है ये बहुत जरूरी है फलन के लिए। फलन की जो मेन चीज, प्रांत जिसको अपने बोलते हैं, डोमेन जो होता है, वो अगर ये बेसिक जो है ये आपको अगर क्लियर नहीं होगा तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ तक आपको लेके चला। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, छोटी सी बात और करते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। तो इनइक्वालिटी में आपको ये देखना है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या ये सही है, या इसको न लिख करके थोड़ा सा अलग लिख देता हूं, ये लिख देता हूं 5 = 3। दूसरा मैंने लिखा है 5 = n > 3। तीसरा मैं लिख सकता हूं 5 = 3। 3 बातें मैंने लिखी। चौथा लिख देता हूं 5 < n = 3, और नेक्स्ट में लिख देता हूं 5 < 3। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। तो अपने ये देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 5 जो है वो 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये ट्रू है। इसका मतलब है 5 3 से छोटा है, जो कि क्या है अपना फॉल्स है, गलत बात। अब बात करते हैं इसकी। इसका मतलब है 5 0 के इक्वल है, तो ये भी बात गलत हो गई, तो यहां भी क्या आ गया अपना फॉल्स। अब यहां पर अपने देखते हैं, इसका अर्थ होता है 5 जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है, बड़ा या क्या है, बराबर है। और इसका मतलब क्या है, 5 3 से छोटा या बराबर है। तो आपको ये देखना है, जब भी यहां पर या की कंडीशन आ जाए
तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसके लिए अपने को ये देखना है, हमने इसको क्या पढ़ा कि 5 3 से बड़ा या बराबर है। तो या की कंडीशन में दोनों में से कोई एक हो तब भी अपने सही मानेंगे। यहाँ पर 5 3 से बड़ा है ये बात तो सही है, लेकिन 5 3 के बराबर है ये बात गलत है। लेकिन दोनों में से कोई एक सही हो तो भी अपने इसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना ट्रू। अब यहां देखते हैं 5 3 से छोटा या बराबर है, तो 5 3 से छोटा है ये बात गलत हुई, और 5 3 के बराबर है ये भी गलत होगी, दोनों गलत हो गई। तो यहाँ पर अपने क्या लिखेंगे, फॉल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आए, यानी दो साइन साथ में आए तो उस कंडीशन में दोनों में से कोई एक भी अगर सही हो तो उस पूरे को सही माना जाएगा। और या की कंडीशन, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैं ये कह दूं कि अपनी कोचिंग में जितने भी बच्चे हैं वो सारे या तो चूरू के हैं या चूरू से बाहर के हैं। तो अब सोच के देखो, एक तरीके से मैंने सभी बच्चों का नाम ले लिया। जो चूरू के हैं वो इस बात के लिए हाँ भरेंगे कि हाँ हम चूरू के हैं, जो चूरू के नहीं हैं वो भी इस बात पे हाँ भरेंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अपने कोचिंग में जितने भी बच्चे हैं वो या तो चूरू के हैं या चूरू के नहीं हैं। तो दोनों बातें मैंने अगर या के जरिए जोड़िए तो उनमें से अगर एक भी सही हुआ तो क्या माना जाएगा, वो पूरा सही माना जाएगा। तो ये अपने था इनइक्वालिटी के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वाड्रेटिक में अंदर भी पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। एक बात और देखना आप, नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा, कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, मैं लिख देता हूं x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब आप ये हमेशा पॉजिटिव कब होती है या इसकी वैल्यू कब निकलती है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हमने पता है d निकालते हैं जो कि आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बस जल्दी, केवल आपके 2 मिनट लूंगा। इस साइड देखना, सबसे पहले डी निकालते हैं जो कि अपना व्यक्तिकर होता है, वो कैसे निकाला जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब इसमें 3 कंडीशन बनती है। फर्स्ट, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या चलो मैं अलग अलग लिख देता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 के बराबर। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसके दो जो है, 2 रियल मूल होंगे, ठीक है ना, ये रियल रूट होते हैं, 2 वास्तविक मूल होंगे। वो 2 कैसे निकलेंगे, उसके लिए अपने श्रीधराचार्य काम में लेते हैं। क्या होता है अपना x इज इक्वल टू, श्रीधराचार्य अगर फॉर्मूला में लिखना चाहूं तो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी जहां पर क्या है, d इज इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी तरीके से अगर 0 आ जाए तो कितने रियल रूट होते हैं, एक रियल रूट होता है, उसका ही फॉर्मूला यही हो जाएगा। हमें पता है कि यहाँ पर d की वैल्यू 0 है। अब d जैसे ही 0 रखूंगा तो ये प्लस माइनस तो हट ही जाएगा, तो 2 वैल्यू नहीं आएगी, केवल एक ही आएगी। जबकि इसमें 0 से बड़ा है तो अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव है तो कुछ वैल्यू निकलेगी, उसको एक बार पॉजिटिव लेना पड़ेगा अपने को और एक बार नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब थर्ड अपने बात करते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है d जो है वो 0 से छोटा आ जाए, तो उस कंडीशन में अपने 2 बातें होंगी। फर्स्ट बात, अगर ये d से छोटा आ जाए तो अपने को इतना तो पता है कि इसके मूल कैसे होंगे, इमेजिनरी मूल होंगे। इमेजिनरी अगर ये मूल है तो उस कंडीशन में ये पूरी क्वाड्रेटिक कैसी होगी, क्वाड्रेटिक या तो पूरी की पूरी पॉजिटिव होगी या पूरी की पूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अपने को ये ध्यान रखना है, जब भी d जो है वो 0 से छोटा आ जाए तो उस कंडीशन में अपने को इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, यानी सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है, उसको देखेंगे, यानी a को देखेंगे। a अगर 0 से छोटा हुआ, a 0 से छोटा हुआ तो उस कंडीशन में ये पूरी क्वाड्रेटिक कैसी होगी, अपनी 0 से छोटी होगी। और अगर a अगर 0 से बड़ा हुआ, मैं लिख देता हूं कि यदि a क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो उस कंडीशन में अपनी ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण जो है वो पूरी की पूरी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। इन 2 बातों को आपको और ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 से बड़ी कब होती है और छोटी कब होगी। जैसे कि ये सब कहाँ काम में आएंगे अपने, ये अपने काम में आएंगे इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी का टॉपिक मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत जल्द ही लेके आऊंगा। अभी एक बार अपने को इतना देखना है, जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस
या 2x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, तो ये अपना एक समीकरण आ जाता है। मैं लिख देता हूं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो उस कंडीशन में आप ये बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी, देन फाइंड x। ये अपना इक्वेशन आ जाता है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि अपने को दे रखा है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है अपने 0 से सदैव बड़ी है। अब 0 से सदैव बड़ी है तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इसके फैक्टर कर देते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे, देखो x प्लस 2, मैं इसके फैक्टर कर देता हूं 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में यहाँ पर 2x तो x प्लस 1 और यहाँ 3 तो ये भी x प्लस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ पर दो कंडीशन आ गई, x प्लस 1 और 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। उस कंडीशन में अपने इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, दोनों से x की वैल्यू निकालते हैं। इससे अगर x की वैल्यू निकालूंगा -1, इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2, यानी -1.5 हो गए लगभग। तो ये -1 बड़ा होगा और -1.5 जो है इससे छोटा होगा, यानी लेफ्ट साइड में लिखा जाए। अब अपने को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, पॉजिटिव लेना है। तो इसके लिए अपने देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव लिखते हैं। पॉजिटिव के बाद ये -1 वैल्यू किससे आई है, इससे आई है। तो इसकी अपने पावर देखते हैं। इसकी पावर अगर ओड हो यानी विषम पावर हो तो ये इस प्लस को किस में कन्वर्ट कर देगी, माइनस में। अगर सम होती तो प्लस का प्लस रहता, जिसके बारे में अपने आगे विस्तार से बात करेंगे। दूसरा ये देखना है, ये माइनस यहाँ से आ रहा है, ये 1.5 हमने को किसने दिया, इसने दिया। ये अपना है माइनस के 1.5, तो -1.5 इससे आया है। इसकी पावर देखेंगे, इसकी पावर भी कुछ नहीं है यानी 1 है तो वो विषम पावर है तो वो माइनस को क्या कर देगी, प्लस। अब अपने को ये देखना है, अपने को लेना कौन सा है, 0 से बड़े नंबर लेने। तो 0 से बड़े कौन से हो गए, -1 से आगे के नंबर और -1.5 से पीछे के नंबर, यानी इससे कम वाले नंबर। तो उस कंडीशन में अपने x की वैल्यू क्या आ जाती है, x इज इक्वल टू हो जाता है अपना माइनस इनफाइनाइट से कहां तक लिया हमने, -1.5 और यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल। ये इंटरवल मैंने अलग अलग क्यों लगाए हैं, इनके बारे में अभी अपनी बात करेंगे। और यूनियन फिर मुझे लेना है -1 से लेना है, कहां तक लेके चलना है, इनफाइनाइट तक। तो ये मेरा प्रांत या डोमेन हो जाता है। ये सारी बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं या बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं अपने फलन से ही संबंधित है और ये सारी बातें अपने को आनी चाहिए। इसीलिए मैं फलन पर सीधा न जाकर मैंने आप सभी के सामने ये सारी बातें रखी है। नेक्स्ट अपने कुछ और देखते हैं, जैसे कि एक मैं बात कर लेता हूं यहीं पर अंतराल के बारे में। मैथ में इंटरवल, अंतराल। मैथ में अपने 3 टाइप के अंतराल पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो अपना होता है समवर्त अंतराल यानी क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं समवर्त यानी क्लोज इंटरवल। दूसरा होता है ओपन यानी विवृत, और थर्ड अपना जो कर्ली ब्रैकेट या मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब इन तीनों में क्या अंतर होता है उनके बारे में अपने देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 और 3 लिख दूं, इसमें भी 2 और 3, इसमें भी 2 और 3, तो इनका अर्थ समझिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो 2 से लेकर कहां तक है, 3 तक है। यानी मैं यहां लिख सकता हूं x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है, और साथ में 3 से छोटी है और 3 के बराबर है। और इनके बीच में 2 और 3 के बीच में कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट या अनंत नंबर हैं। वो सारे नंबर भी इसके अंदर अपने होंगे। अपने को पूछे भाई इसके अंदर टोटल नंबर कितने हैं या टोटल इसके अवयवों की संख्या कितनी है, तो इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी, बहुत सारे अवयव होंगे। जो भी 2 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा या बराबर है वो सारे नंबर किसमें शामिल होंगे, समवर्त में या क्लोज इंटरवल में। दूसरा, अगर यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है लेकिन बराबर नहीं है 2 की, यानी 2 को हमने इन्वॉल्व नहीं किया है।
और इसी तरीके से 3 से छोटी होगी, 3 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, ये जो मंझले ब्रैकेट में लिखा है इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है मंझले ब्रैकेट का मतलब है x की केवल दो ही वैल्यू है, एक तो 2 है और एक 3 है। 2 और 3 के अलावा इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इनमें आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप से अपने अंतराल कितने हो गए, 3 अंतराल। एक तो कौन सा हुआ, संवृत। संवृत का थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में और उसके बाद में इनइक्वालिटी के बारे में आपको पूरा बताऊंगा। तो अभी अपने नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम के ऊपर ये देखना, लिख देता हूं मैं, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अपने ये देखते हैं कि जब मैथ की शुरुआत हुई थी तो लोगों ने गणित की शुरुआत चीजों को गिनने से की थी। यानी सबसे पहले लोगों ने क्या सीखा, चीजों को गिनना सीखा। तो अपने ये देखते हैं किन्हीं भी चीजों को अगर अपने गिनते हैं तो गिनने का क्रम क्या होता है, अपने गिनना स्टार्ट करते हैं हमेशा 1 से। 1 के बाद 1 2 3 इस टाइप से अपने गिनते चलते हैं। तो इन नंबर जिनकी खोज प्रकृति द्वारा या यूं कह सकते हैं अपने आप हो गई थी, जैसे लोगों ने गिनना स्टार्ट किया उस हिसाब से इसकी खोज हुई थी, तो इनको नाम दिया गया प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं नाम दिया गया, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। तो अपने ये देखते हैं प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, 1 2 3 4 इस टाइप से जो चलती रहती है वो कौन सी होती है, प्राकृत संख्याएं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले वीडियो में इंटरवल के बारे में यानी अंतराल के बारे में बात की थी। यहाँ पर ये मंझला ब्रैकेट मैंने लगाया, यानी ये जो करली ब्रैकेट लगा है, मंझला अंतराल जो लगा है, उसका मतलब ये है कि 1 के बाद सीधा कौन सा है, 2 है। इनके बीच के नंबर नहीं है, 1 के बाद सीधे 2 के बाद 3, इस टाइप से ये सारे नंबर हैं। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि इनफाइनाइट कभी भी इन चीजों में शामिल नहीं होता है। जबकि मंझले ब्रैकेट में अपने जो भी नंबर लिखते हैं वो सारे नंबर जो है वो डिफाइन होने चाहिए या सारे नंबर परिभाषित होने चाहिए, जबकि ये परिभाषित नहीं होता, इसको अपने कभी भी इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं आएगा। तो इस हिसाब से लोगों ने गिनना शुरू कर दिया चीजों को। अब गिनने के बाद जो है, आपको पता है गणित जो भी है वो 4 संक्रियाओं के बीच में चलती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जोड़ बाकी गुणा और भाग। तो जब उन्होंने गिनना शुरू कर लिया तो उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किया, जोड़ना सीखा। जोड़ने में उन्होंने ये देखा कि जब कोई भी दो प्राकृतिक नंबर अपने लेते हैं तो उनको जब जोड़ते हैं तो वापस से प्राकृतिक नंबर ही आते हैं या प्राकृत संख्याएं ही आती है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 2 मैंने ले लिया और एक मान लिया कोई 7 लिया है। इन दोनों को मैं जैसे ही प्लस करूंगा तो प्लस करने पर कितना आया, 9। तो 9 भी क्या हो गया अपने नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स टू का साइन है, तो 9 बिलोंग्स टू एन, यानी 9 जो है वो भी किससे संबंधित है, बिलोंग्स टू यानी संबंधित। तो 9 है वो खुद भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो ये देखा गया कि जब दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं तब तो क्या होती है, प्राकृत संख्या ही वापस से आती है। लेकिन जैसे ही जब उन्होंने माइनस करना सीखा, क्या सीखा, माइनस करना, तो उस कंडीशन में उन्होंने ये देखा कि जब बड़े नंबर में से, इसकी देखो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो ये हो सकती है किसी नंबर में से उससे छोटा नंबर घटाया जाए, या किसी नंबर में से वही नंबर घटा दिए जाए, या किसी नंबर में से उससे बड़ा नंबर घटाया जाए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बड़े में से जब छोटा नंबर घटता है तो उस कंडीशन में अपने आता है +5। 7 माइनस 2 कितना हुआ, 5। 5 है वो तो क्या अपने नेचुरल नंबर में है। लेकिन जब 7 में से 7 ही घट जाए तो उस कंडीशन में कितना आता है, अपने 0 आता है। कितना आता है, 0, जो कि अपने क्या है, नेचुरल नंबर में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को अभी 0 को और ऐड करने की जरूरत पड़ी। तो जैसे ही इसमें 0 ऐड करते हैं तो ये अपना दूसरा नंबर बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं बोलते हैं अपने, पूर्ण संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने कैपिटल W से। तो कैपिटल W क्या होगा, ये जो नेचुरल नंबर था इसी के अंदर क्या और ऐड कर देना है, 0। तो 0 1 2 3 ये जो चलते जा रहे हैं ये सारे नंबर अपने कौन से बन जाते हैं, अपने होल नंबर या पूर्ण संख्या। थर्ड अपने बात की
कि अगर किसी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करें, जैसे कि 7 में से 9 को माइनस करता हूं तो आंसर कितना आता है अपना -2 आता है। ये भी क्या कर रहा है, ये इज नॉट बिलोंग्स टू एन, -2 तो किसमें नहीं है, एन में नहीं है। लेकिन साथ में ये कह सकते हैं ये किसमें नहीं है, डब्लू में भी नहीं है। देखो जीरो में यहाँ पर क्या था, 7 में से 2 गए, 5 बचे, 5 नेचुरल नंबर में थे, ठीक है। फिर 7 में 7 गए, जीरो, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं थे, तो इसलिए हमने कौन सा नंबर की ओर शुरुआत कर दी, एक होल नंबर बना दिया। हमने ये कह दिया कि जीरो किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। उसके बाद हमने देखा कि जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाते हैं तो माइनस के नंबर आते हैं। ये नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर के बाद हमने उससे बड़ा क्या बनाया, होल नंबर, ये होल नंबर में भी नहीं आया। नहीं आया तो अब इसके लिए एक अलग से बनाते हैं जिसको अपने क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो माइनस के नंबर अगर यानी होल नंबर में माइनस के नंबर में और ऐड कर दूं तो उसको अपने बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती है वो, अपने पूर्णांक संख्याएं, जिनको बोलते हैं अपने इंटीजर, इंटीजर्स। अब आपको ये ध्यान रखना है, इंटीजर का ही लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा की बात कर रहा हूं मैं, लैटिन भाषा में इसी का एक नाम मिलता है अपने को, जेहलीन। क्या नाम मिलता है, जेहलीन। तो इस जेहलीन की वजह से इसको जो रिप्रेजेंट अपने करते हैं, इस साइड लिख देता हूं मैं, इसको रिप्रेजेंट आई से भी किया जाता है और साथ में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंटीजर अपने कौन कौन से हो गए, इंटीजर की अगर अपने बात करें तो उसके अंदर जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 इस टाइप से आगे तक चलता जा रहा है। साथ में अगर इस टाइप की बात करूं तो इस साइड में -1 -2 इस टाइप से ये चलता रहेगा। तो ये अपने कौन से हो जाते हैं, अपने इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब हमने स्टार्टिंग की थी यानी लास्ट वीडियो के अंदर हमने दो तरह की बातें की थी, एक तो थे पॉजिटिव नंबर, दूसरे थे नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव यानी जो श्योर पॉजिटिव थे, और एक केवल जिनको पॉजिटिव कहा था और मैंने बताया था कि रियल में ये नॉन नेगेटिव है। उनके बारे में अभी अपने चर्चा करते हैं। तो आपको ये देखना है, ये जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें ये जो जीरो के आगे वाले जो इंटीजर्स हैं, जो जीरो से आगे हमने लिखे हैं, वो सारे अपने कहलाते हैं धनात्मक। इनको कौन से बोलते हैं, अपने धनात्मक पूर्णांक। यानी धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो गए अपने, धनात्मक पूर्णांक अपने हो गए हैं 1 2 3 इस टाइप से, जो कि किसके इक्वल है, रियल नंबर के इक्वल ही है। उसके बाद अपने देखते हैं ये जीरो से जो पहले वाले हैं उनको अपने बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। कौन से पूर्णांक होते हैं ये, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक में कौन कौन से आएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक में आएगा -1 -2 -3 डैश 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 इस टाइप से ये चलते रहेंगे। तो ये धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर, और ये ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव नंबर, यानी जीरो से आगे वाले पॉजिटिव और जीरो से पहले वाले कौन से हो गए, अपने नेगेटिव। अब बात करते हैं भैया जीरो क्या है। तो जीरो के बारे में लिखेंगे ये नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव है, यानी न तो ये पॉजिटिव है यानी न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, ठीक है। तो जीरो में अपने को ध्यान रखना है ये धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। अब जो भी धनात्मक नंबर होते हैं उसको अपने लिखते हैं x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। साथ में अपने को ये देखना है साथ में इंटीजर्स भी होना चाहिए, x बिलोंग्स टू i, x अगर i के अंदर है और साथ में क्या है, अपने जीरो से बड़ा है, x ग्रेटर देन जीरो और साथ में x बिलोंग्स टू i। ये भी ध्यान रखना है कि साथ में ये i भी होना चाहिए, यानी इंटीजर में से होना चाहिए, और जीरो से बड़ा उसको कौन सा कह देंगे, अपने धनात्मक पूर्णांक। ऐसे ही ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो इसमें लिख सकते हैं x लेस देन जीरो, और साथ में ध्यान रखना है x बिलोंग्स टू किस में कर रहा है, अपने i में बिलोंग कर रहा है। अब अपने दूसरी बात करते हैं, अपने अऋणात्मक नंबर। अऋणात्मक का मतलब कौन सा होगा, जो ऋणात्मक नहीं है। जो ऋणात्मक नहीं है तो इसका मतलब कौन कौन से हुए, एक तो जीरो हुआ और एक जो धनात्मक है वो हो गए। तो ये सभी कौन से हो गए, अऋणात्मक। अऋणात्मक यानी जीरो भी होगा और धनात्मक भी होगा। धनात्मक का मतलब केवल धनात्मक, अऋणात्मक का मतलब माइनस को छोड़ दो यानी जीरो भी आएगा और साथ में धनात्मक नंबर आएंगे। इसी तरीके से दूसरा अपने देखते हैं अधनात्मक। तो अधनात्मक का मतलब अपने को ऋणात्मक नहीं मानना है। अधनात्मक का मतलब क्या है, जो धनात्मक नहीं है, इसका मतलब जीरो आएगा। जीरो के साथ साथ कौन से आएंगे, जो भी धनात्मक नहीं है उनको छोड़ दो यानी माइनस वाले सारे आएंगे। तो -2 -3 इस टाइप से।
तो ये अपने क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक और अधनात्मक के नंबर हो जाते हैं। अब ये जो धनात्मक है इसको अपने आई पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और इसको आई नेगेटिव भी लिखते हैं, तो इनके बारे में भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, तो इस टाइप से अपने तीन आ गए हैं। सबसे पहले आई प्राकृत संख्या, यानी संख्याओं को केवल गिनना शुरू किया, यानी 1 2 3 4 वो है प्राकृत संख्या। इसी में जीरो और ऐड कर दिया तो वो क्या बन गई अपने होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। इन्हीं के अंदर नेगेटिव नंबर हैं वो और मैंने शामिल कर दिए, तो उस कंडीशन में कौन से नंबर बन गए अपने, पूर्णांक संख्या बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, अभी अपने बात कर रहे थे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की। अब अपने ये देखते हैं कोई भी दो पूर्णांक अगर मैं लूं, ठीक है ना, ए और बी कोई भी दो पूर्णांक है जो कि मैंने किस में से लिए हैं, इंटीजर में से लिए हैं, जो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको अगर मैं प्लस करूंगा तो भी इंटीजर आएगा, उनको अगर माइनस करूं, दो इंटीजर को आपस में माइनस किया जाए तो भी क्या आता है, वापस एक इंटीजर ही आता है, और दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तब भी इंटीजर आता है। लेकिन जब दो इंटीजर को डिवाइड किया जाता है तो उस कंडीशन में अपने को इंटीजर्स प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूं, अगर 10 को मैं 5 से डिवाइड करूं, दूसरा 5 को मैं 10 से डिवाइड करूं, 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तब तो 2 आएगा, यानी ये तो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यानी 2 बिलोंग्स टू आई। बट अगर मैं 5 को 10 से डिवाइड करता हूं तो उस कंडीशन में 1/2 आता है, जो कि क्या है, इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि इंटीजर में तो क्या था, जीरो के बाद सीधा 1 था, यहाँ पर तो हाफ आया, 1/2 यानी हाफ आया, तो हाफ तो इसमें ऐड था नहीं। तो इन नंबर को और कैसे ऐड किया जाए, तो इन नंबर को ऐड करने के लिए हमने काम में लिए अगले नंबर, जो कि कौन से अपने, रेशनल नंबर। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अपने रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन वैसे तो अपने सीधे लिख सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है ना, ऐसे नंबर, यानी मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू कितना होगा, p/q। x क्या है, जहां पर एक रेशनल नंबर है, तो ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां p एंड q दोनों क्या होने चाहिए, i से बिलोंग करने चाहिए, तथा q जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। वापस से सुनना कि ऐसे जितने भी नंबर है जिनको अपने p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिनको भिन्न के रूप में, या यूं कह सकता हूं फ्रिक्शन या बट्टे के रूप में लिख सकें, उनको अपने कौन से नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। और लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक, और साथ में q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी नंबर के अपॉन में अगर जीरो आ जाए तो उस कंडीशन में वो इनफाइनाइट या फिर अपने कह सकते हैं अनडिफाइंड बन जाता है, अपरिभाषित या अनंत बन जाता है। इसलिए अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि अपरिमेय संख्याएं, यानी कुछ संख्याएं ऐसी भी थी जिनको अपने इस फॉर्म में नहीं लिख पाए, उनको अपने नाम दिया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इसको टी से भी लिखते हैं, कई बुक्स में इसको क्यू डैश से भी लिखा गया है। तो इसकी डेफिनेशन तो इसके अकॉर्डिंग अपने लिख सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उनको कौन से नंबर कहेंगे, इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इनकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछता अपने से कि परिमेय कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है। अपने को तो बस इनके एग्जाम्पल के बारे में ध्यान रखना होता है कि परिमेय कौन से होते हैं और अपरिमेय कौन सी संख्या होती है। इनका पता कैसे चले कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा डिवाइड के बारे में नॉलेज करना होगा। जब भी हम किसी एक संख्या में दूसरे से डिवाइड करते हैं, या डिवाइड से पहले मैं ये बात कर लेता हूं दशमलव प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार का मतलब है किसी भी नंबर को डेसिमल की फॉर्म में लिखना या पॉइंट्स के रूप में लिखना, दशमलव के रूप में लिखना। तो दशमलव के रूप में अगर अपने देखें तो दशमलव प्रसार दो टाइप्स के होते हैं अपने पास।
ये सभी चीजें आप लोगों की पढ़ी हुई है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन केवल इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आगे अपने दिक्कत नहीं आए। तो अपने देखते हैं दशमलव प्रसार के अनुसार संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है शांत प्रसार वाली और दूसरी कौन सी होती है, अशांत वाली। शांत का मतलब जिसमें प्रसार आगे जाके रुक जाए, जैसे 7.28 मैंने लिख दिया, या मैं लिख देता हूँ 25.532, इसमें दो डिजिट के बाद आगे जाके रुक गया, इसको मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू। तो इनको, ये कौन सी हो गई, शांत, यानी आगे जाके ये रुक गई है। तो इनको अपने इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, पी अपॉन क्यू में, तो अपने जवाब होगा हाँ, अपने लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये पॉइंट में यहाँ से हटाता हूँ, तो अपने सभी को पता है जितने ही बाद पॉइंट होता है उतने नंबर नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट था इसलिए 100 आ गया, यानी 10 की पावर 2 यानी 100 आ गया। और यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है 3 के बाद, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10 की पावर 3 यानी 1000 अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, जो भी शांत दशमलव प्रसार है उनको अपने p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे ही किस में आएंगे, अपने परिमेय संख्याओं में, यानी रेशनल नंबर में। अब बात करते हैं अशांत। अशांत में दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है जिसका दशमलव प्रसार दोनों का अशांत हो, इसमें साथ में आवर्ती और होती है। आवर्ती मतलब एक ही संख्या बार बार आती रहती है। और दूसरी अपने पढ़ते हैं अनावर्ती फलन। अनावर्ती फलन यानी जिसमें किसी चीज की आवर्ती नहीं होती है, दशमलव की आवर्ती बाद में नहीं होती है। इनके एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, जैसे मैं लिख देता हूं 0.333, ये चलता जा रहा है, तो ये आगे भी चलता जा रहा है, इसका मतलब अशांत हुआ। लेकिन इसमें एक संख्या ही रिपीट हो रही है, 3 रिपीट हो रही है, 3 के ऊपर में बार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बार का मतलब 3 की आवर्ती हो रही है, तो एक ही डिजिट की आवर्ती हो रही है। तो इसमें क्या हुआ, आवर्ती हो रही है इसलिए आवर्ती फलन हुआ, और साथ में चलता जा रहा है इसलिए अशांत हुआ। दूसरा होता है अशांत में अनावर्ती, जैसे मैं 0 पॉइंट पहले मैंने लिख दिया 1, फिर लिख दिया 1 2, फिर लिख दिया 1 2 3, फिर लिख दिया 1 2 3 4, इस टाइप से आगे चलता जा रहा है। ये भी आगे चलता जा रहा है, इसका मतलब अशांत है। लेकिन इसमें किसी की भी आवृत्ति नहीं है, मैं किसी के ऊपर बार लगा के इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको अपने परिमेय यानी अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी अपने इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं वो आप सभी को पता ही होगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसमें जो भी पॉइंट हो, ठीक है, जैसे 3 है, इसको पहले लिखा, फिर इसमें से बिना बार वाले को घटाते हैं, 3 में से 0 गए 3, अपॉन में जितने बार होती है उतने 9 नीचे लिखते हैं, तो 9 आ गया 9। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये मेरा फॉर्म आ गया है, इसको मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ। तो इस टाइप से मैंने 0.3 बार को 1/3 के रो फॉर्म में लिख दिया है, यानी p अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको भी लिखा जा सकता है। तो ये भी अपनी कौन सी हो गई है, परिमेय संख्या। लेकिन ये जो संख्याएं होती है इनमें क्या होता है, अशांत होती है, साथ में अनावर्ती होती है। अनावर्ती होने की वजह से इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, अगर एक था इसलिए मैंने 10 एक बार 9 आया, ठीक है ना। वैसे इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, पूरी प्रोसेस में यहाँ बता देता हूँ आपको। जितने के ऊपर, जैसे ये नंबर है अपना, इसको मैंने x मान लिया है। अब एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 की पावर 1 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये हो गया 3.333। फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, माइनस करते ही ये हुआ 9x, इसमें से इसको माइनस किया, आगे वाले तो कैंसिल हो गए, 3 में से 0 गए, कितने बच गए 3। तो x इज इक्वल टू 3/9 कैंसिल होके 1/3। आपको सीधे इस फॉर्म में लाना है। आपको ये देखना है, बार में से बिना बार वाला माइनस किया, और एक के ऊपर बार है तो एक बार 9, यही दो के ऊपर बार होता तो नीचे 2 बार 9 यानी 99 आ जाता। तो इस टाइप से अपने इसको भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कौन सी हुई, परिमेय। अब अपरिमेय के बारे में अभी हमने बात की, कौन सी होती है, जिसके कोई संख्या जो है वापस से रिपीट नहीं होती है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं, इसको क्यू डेज। इसमें अपरिमेय में मेन जो आते हैं उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाई। पाई जो होता है उसको अपने अधिकतर छोटी क्लासों में ये सिखाया जाता है, पाई इक्वल टू 22/7। लेकिन आप सभी ये जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, लगभग 22/7 होती है, रियल में नहीं होती है। रियल में पाई क्या होता है, रियल में पाई होता है कि अपने जो भी एक हमने सर्किल लिया है उसकी चारों ओर की बाउंड्री जो है उसको अगर व्यास से डिवाइड कर दिया जाए, चारों ओर की बाउंड्री को अपने परिधि कहते हैं।
परिधि को किससे डिवाइड कर दिया जाए, इसके व्यास से। तो उससे जो आंसर आता है वो अपना क्या आता है, पाई आता है। तो पाई क्या वैल्यू है, किसी भी सर्किल की परिधि को उसके डियामीटर यानी व्यास से डिवाइड कर दिया जाए तब जो वैल्यू आती है वो एक फिक्स वैल्यू आती है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी भी बदलती नहीं है। उसी वैल्यू को अपने क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, जिसकी वैल्यू अपने लगभग 3.1415 इस टाइप से आगे भी ये चलता रहता है। अब आपको ये ध्यान रखना है जब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना, यानी परिधि को जब अपने व्यास से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में अपने देखते हैं ऐसी संख्या आती है जो आगे चलती जाती है, यानी अशांत आवर्ती हुई, साथ में कोई संख्या रिपीट नहीं होती है बार बार, इसीलिए वो अनावर्ती भी हो गई। तो अनावर्ती और अशांत होने की वजह से इस पाई को जो है वो किसमें शामिल किया गया है, अपरिमेय संख्याओं में। तो पाई कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए 22/7 क्या होता है, परिमेय या अपरिमेय, तो ये तो साफ ही दिख रहा है अपने को कि ये तो किस में आएगा, परिमेय में। क्यों, क्योंकि हमने अपॉन के रूप में लिख दिया है। इसी के अलावा सेकंड में बात करूं ई, जो कि चरघातांकीय फलन के रूप में इसको काम में लिया जाता है, इसको नेपियर गुणांक कहते हैं। इसकी वैल्यू भी लगभग 2.7 होती है, रियल में नहीं होती, ठीक है ना। तो इसको भी अपने को ध्यान रखना है। ई का मतलब ई की पावर 1 है, इसका होता है 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इस टाइप से ये चलता रहता है। तो इससे अगर अपने इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू जो है वो अशांत दशमलव प्रसार की आएगी, यानी चलती जाएगी, साथ में कोई संख्या रिपीट नहीं होगी, इसलिए इसको भी किसमें लिया गया है, अपरिमेय संख्याओं में। इसके अलावा जिनका अंडर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे √3, √4, सॉरी √2, √3, √5 इत्यादि। इसके अलावा कुछ log भी है, log2, द बेस ई, ये सारे जो नंबर हैं इन सभी को किसमें ऐड किया गया है, अपने अपरिमेय संख्याओं में। अपरिमेय संख्याओं के बाद अपने ये देखा कि भाई ये दोनों को अलग अलग रखने की बजाय इनको पूरे नंबर को, जितने भी नंबर हैं उन सभी को हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं बोल दिया उसको, वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर का सेट होता है, या रियल नंबर को अपने रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। तो रियल नंबर को कैसे शो करेंगे, यहां लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी किसमें आ गई है, वास्तविक संख्याओं में। मतलब जितनी भी परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दिया गया तो सारी की सारी मिलकर के क्या कहलाएगी, अपने परिमेय संख्या, सॉरी वास्तविक संख्या या रियल नंबर। इसमें ध्यान देना है, मैंने यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाया है, यानी विवृत अंतराल लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस अनंत शामिल नहीं है, माइनस अनंत के आगे वाली सारी संख्याएं और प्लस अनंत से पहले वाली सारी संख्याएं। यहाँ ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट हमने क्यों काम में नहीं लिया, क्योंकि इनके बारे में अपने को कुछ नहीं पता। जैसे मान लो मैं ये कह दूं एक के ठीक अगला नंबर कौन सा होगा, तो ये कोई नहीं बता सकता। अगर ये पूछता कि एक के ठीक बाद अगला पूर्णांक कौन सा होगा, तब तो अपने कह देते भाई एक के ठीक बाद पूर्णांक कौन सा हुआ, 2 हुआ। लेकिन एक के ठीक बाद वाला वास्तविक नंबर कौन सा हुआ, तो उसके बारे में अपने कुछ नहीं कह सकते। जैसे अगर कोई कह दे कि एक के ठीक बाद एक 1.1 आएगा, तो अपने लिख देते नहीं भाई, इससे पहले तो 1.01 आएगा, उससे भी पहले कौन आएगा 1.001, उससे भी पहले 1.0001। तो इस टाइप से ये चलता ही जाता है। मतलब अपने हर दो नंबर के बीच में अनंत संख्याएं होती है। जबकि इस ब्रैकेट में अगर अपने शो करें तो इसमें तो अपने को सारे नंबर लिखने पड़ेंगे, जितने भी अवयव हैं सभी लिखने पड़ते हैं। इसमें सभी अवयव अपने लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि अवयव कितने हैं, अनंत अवयव हैं। इसलिए हमने ओपन इंटरवल काम में लिया है। ओपन इंटरवल का मतलब ये हमने बात की थी, ये दोनों अपरिभाषित होते हैं या अनंत होते हैं, इनको शामिल कर नहीं सकते, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लिया। यानी ये भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, बीच के सारे नंबर शामिल हैं। तो ये अपने कौन से नंबर हो गए हैं, वास्तविक संख्या। तो ये अपनी वास्तविक संख्याएं थी। वास्तविक संख्या के बाद अपने बात करते हैं कुछ संख्याएं इमेजिनरी नंबर, या फिर मैं लिख सकता हूं काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है, इनके बारे में भी सुनना, कि ऐसी संख्याएं जिनकी अपने केवल कल्पना कर सकते हैं, रियल में अपने इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं कि ये कैसी होगी। जैसे कि कल हमने बात की थी कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी फलन होगा तो वो तभी विद्यमान होगा
जब एफ एक्स क्या होना चाहिए, हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, यानी अंडर रूट के अंदर की संख्या जो है, संख्या कह दो या जो भी फलन है, वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तभी अंडर रूट की वैल्यू निकलेगी या तभी अंडर रूट की एक रियल वैल्यू होगी। लेकिन यदि अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकलती है। जैसे मैं लिख दूं अंडर रूट -4, तो अंडर रूट -4 जो है वो कैसा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर। इसका नाम इमेजिनरी क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि संख्या रेखा पे इसको अपने शो नहीं कर सकते, नंबर लाइन जो होती है उसके ऊपर इसको शो नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा नंबर लाइन, यहाँ इस साइड क्या होता है माइनस अनंत, इस साइड क्या होता है अनंत, यहाँ क्या होता है 0। अब कोई भी अगर मुझे रियल नंबर दिया हुआ हो, जैसे अगर कोई मुझे कर दे भाई 7, तो 7 कहाँ आएगा, मैं तुरंत कह दूंगा भाई इन दोनों के बीच में यहाँ आएगा 7। अब कोई पूछे 6, 6 यहाँ आएगा, 8 का पूछे तो 7 के बाद में आएगा, यानी सभी का एक नंबर फिक्स है, नंबर लाइन पे उसको अपने शो कर सकते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर में अपने को कुछ नहीं पता है कि -√3 कितना है। कितने का मतलब, ये 0 से बड़ा है, छोटा है, प्लस है, माइनस है, कैसा है कुछ नहीं बता सकते। जैसे मैं ये लिख दूं √4 और अंडर रूट मैंने लिखा है -4 और यहाँ लिख दिया -5। अब कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये दोनों इक्वल है, या ये बड़ा है ये छोटा है, या ये बड़ा है ये छोटा है। यानी इनके बारे में अपने नंबर लाइन पे इसको शो नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते तो अपने बता नहीं सकते कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। क्योंकि अगर नंबर लाइन पे शो कर पाते तब तो अपने देख लेते, नंबर लाइन में जो राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है और जो लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा होता है। लेकिन यहाँ तो अपने को पता ही नहीं है, इन दोनों के बारे में नहीं पता कि दोनों कहाँ होंगे, तो उस कंडीशन में ये अपने नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर को केवल इमेजिन कर सकते हैं। अब इन नंबर को सोल्व करने के लिए अपने पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कैसे सोल्व करते हैं, -1 इंटू 4 लिखते हैं, -1 होता है आइटा स्क्वायर इंटू 4, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है अपने, आइटा स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ 4 का अंडर रूट कितना हुआ 2 आइटा स्क्वायर का आइटा, तो 2 आइटा हो जाता है। यानी ऐसे नंबर जिसमें आइटा का उपयोग किया जाता है वो कौन से होते हैं, काल्पनिक नंबर। लेकिन आइटा से ज्यादा बढ़िया परिभाषा कौन सी है कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सम्मिश्र संख्याएं। नेक्स्ट और लास्ट सेट अपना आता है सम्मिश्र संख्याएं, जो कि सबसे बड़ा सेट होता है। सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में जेड से भी कई जगह किया गया है। जेड इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई के रूप के फॉर्म में आपको ये दिख जाएगा कई बुक्स में। अपने एक बार सी से मान लेते हैं इसको, तो सी क्या होता है, सी इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। एक्स का मतलब वास्तविक संख्या, वाई भी क्या है, वास्तविक है, लेकिन वाई के साथ जैसे ही आइटा जुड़ गया ये क्या बन गई, काल्पनिक संख्या बन गई है। वापस सुनना, एक्स क्या, एक्स के बारे में पूछे तो एक्स कैसा नंबर है, वास्तविक नंबर। केवल वाई पूछे तो कैसा है, वास्तविक नंबर। लेकिन इन दोनों का पूछे तो कैसे हो जाएगा ये, काल्पनिक नंबर। तो एक्स वास्तविक है, आइटा वाई काल्पनिक है, इन वास्तविक और काल्पनिक का मिश्रण कर दिया है यानी योग कर दिया है, तो इन नंबर को कौन से नंबर बोलते हैं अपने, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्याएं कौन सी हो गई, वास्तविक और काल्पनिक दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो बड़ा सेट बनेगा वो सेट कौन सा हो जाएगा अपना, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक बार वापस से देखिएगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस टाइप से चल रहा है वो नेचुरल नंबर। उससे बड़ा सेट कौन सा हुआ, होल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया, होल नंबर। होल नंबर में माइनस के नंबर जो है वो ऐड किए, कौन से हो गए अपने, इंटीजर या पूर्णांक। अब इनके बीच में बीच वाले नंबर इसमें जो है वो ऐड नहीं है, वो नंबर और ऐड कर दिए, तो वो दो भाग में बंट गए। जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो परिमेय, और जिनको नहीं लिख सकते वो अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर के जो बड़ा सेट बना उसको क्या कहा, वास्तविक। और जिन वास्तविक के साथ हमने बात की काल्पनिक के बारे में, ऐसे नंबर जो अंडर रूट में माइनस आ जाए तो वो काल्पनिक नंबर होते हैं। और सबसे बड़ा सेट कौन सा हो जाता है अपना, सम्मिश्र संख्याओं का। अब इसी को मैं अलग तरीके से एक इसका अलग से एक डायग्राम बना देता हूँ, कौन सा इसका सबसेट होगा कौन सा प्रॉपर सेट होगा। तो अपने सभी को पता है सबसे बड़ा सेट कौन सा हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर, और सबसे छोटा कौन सा है, वास्तविक नंबर। तो इसको देखिए, तो एक डायग्राम के थ्रू अपने इस टाइप से देख सकते हैं, सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है अपना, सी।
सी के फिर दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो कौन से, सी के अंदर वास्तविक भी है और साथ में कैसा है, काल्पनिक नंबर है। ठीक है। अब इस वास्तविक के यानी रियल नंबर के वापस से दो पार्ट हो गए। एक तो कौन सा हुआ, परिमेय, एक कौन सा हुआ अपना अपरिमेय यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब इस परिमेय के वापस से मैं अलग अलग पार्ट कर देता हूँ। परिमेय से छोटा कौन सा हुआ मेरा, एक तो हो गया परिमेय के बाद में बात कर लेता हूँ ये तो पूर्णांक। परिमेय से छोटा नंबर कौन सा हो गया, पूर्णांक यानी पूरे पूरे अंक, या दूसरा मैं कह सकता हूँ अपूर्णांक जिसमें पूरा पूरा अंक नहीं है। दोनों मिलाकर क्या कहलाए अपने, परिमेय संख्या। अब मैं बात कर लेता हूँ इस पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक के अंदर क्या क्या मिला हुआ है। पूर्णांक से छोटा अंक जो है वो कौन सा आ जाता है अपना, होल नंबर, यानी या यूं कह सकता हूँ इसके अंदर दो पार्ट कर देता हूं मैं। एक तो आ जाता है अऋणात्मक, एक आ जाता है अधनात्मक। अऋणात्मक के अंदर यानी जो धनात्मक नहीं है, धनात्मक नहीं है तो कौन कौन से होंगे, एक तो इसके अंदर जीरो आएगा, एक साथ में क्या आएगा, धनात्मक आएंगे। अब ये जो धनात्मक है इसी को क्या नाम दिया गया है, इसी को नाम दिया गया अपने प्राकृत संख्या, या यूं कह सकता हूं इन दोनों को अगर साथ में मिला दिया तो कौन से बन गए अपने, पूर्ण संख्या, या अऋणात्मक है इसी को मैं नाम देता हूं पूर्ण संख्या, और पूर्ण से ये क्या बन गया अपना, प्राकृत संख्या। वापस से देखिएगा, सबसे बड़ा सेट कौन सा है, सी एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म का है। वास्तविक नंबर, रियल नंबर यानी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के नंबर, और साथ में ये इमेजनरी नंबर अपने होते हैं। अब वास्तविक नंबर को वापस से दो भागों में बांटा गया है, एक तो रेशनल नंबर जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और दूसरा इरेशनल जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब जो परिमेय संख्याएं हैं उसी का छोटा रूप कौन सा, उसमें से कुछ तो ऐसी होगी जो पूरा पूरा अंक निर्धारित होगा, कुछ ऐसी होगी जिसमें पूरा अंक नहीं होगा। पूरा अंक नहीं है वो अपूर्णांक, और जिसमें पूरा अंक है वो कैसी हो गई, अपने पूर्णांक हो गए हैं। तो पूर्णांक के बारे में क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक में कौन कौन शामिल हो गए हैं, डैश 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 लिख के -2, -1, 0, 1, 2 डैश डैश, ये सारे किसमें आ गए, अपने पूर्णांक में। अब इस पूर्णांक में से भी अगर मैं अऋणात्मक यानी जो ऋणात्मक नहीं है, माइनस वालों को हटा दूं तो मेरे पास कौन कौन से नंबर बचेंगे, मेरे पास नंबर बचेगा 0, 1, 2 इस टाइप से। अधनात्मक का मतलब 0 तो आएगा ही, साथ में कौन से आ जाएंगे, जो माइनस के नंबर है। तो मैं ये लिख सकता हूँ पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, इस ऋणात्मक में से जो माइनस के नंबर हैं वो मैंने हटा दिया, अऋणात्मक और दूसरा ऋणात्मक कर देता हूँ मैं, ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर। तो ऋणात्मक नंबर को अगर मैं छोड़ दूं तो जो बचे हुए मेरे हैं वो कौन से हो गए, अऋणात्मक वाले हैं। उसको क्या नाम दे दिया, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में से भी अगर जीरो को हटा दिया जाए तो बची हुई है वो कौन सी कहलाती है, अपनी प्राकृत संख्या यानी 1, 2, 3 इस टाइप से। तो ये अपना होता है नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम के बारे में अपने को थोड़ा सा जानकारी रखनी है। अब मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। आप लोग अगर लेना चाहें तो इनका बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ताकि आपके पास इनके नोट्स वगैरह एक टाइप से नोट्स पूरी तरीके से तैयार हो जाए। और बार बार इन वीडियो को देखिएगा, बार बार जो है अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि अपने इस वीडियो का लाभ औरत को भी मिल सके।